7 अक्टूबर को जो एक टर्निंग पॉइंट आया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जहाँ हमास ने और जो बाकी के फिलिस्तीनी आज़ादी के आंदोलन के जो घटक है उन्होंने एक आक्रमण किया और ये बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा क्रूर आक्रमण था और अनप्रूव। रियलिटी है कि ये 2 दिन 5 दिन की बात नहीं, ये 106 साल का सवाल है। जब 1917 से फिलिस्तीनी जनता पे, फिलिस्तीनी देश पे, फिलिस्तीनी की ज़मीनों पे यहूदी ज़ायनिस्ट, जूइश ज़ायनिस्ट ने ब्रिटिश एम्पायर के माध्यम से वो ज़मीन कैप्चर करना शुरू किया। तो क्यों हुआ ये पूरी घटना? गाज़ा पट्टी से, गाज़ा पट्टी 35 बाई 12 किलोमीटर की एक जगह है जहाँ लगभग 23 से 25 लाख लोग जीते हैं। इसमें 40% बच्चे हैं, उनको 16 साल से कैद करके रखा है एक जेल में। हम कुछ साथी भारत से वहाँ पहुँचे थे, एक कारवा हम लोग ने निकाला था 2010-11 में, 35 दिन का कारवा था। जब हम लोग ने एंड सी जो गाज़ा पे जो ब्लॉकेड है, जो सील है, जो घेराबंदी है, उसको ख़त्म करने के लिए दुनिया भर के कारवा निकले, कोई शिप से आ रहे थे, कोई ज़मीन से आ रहे थे, हम लोग यहाँ से गए। गाज़ा की जो पाबंदी है वो इलीगल है, वो वॉर क्राइम है। आपने जिस देश पे कब्जा किया है उस देश की जनता की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। वो इजराइल वो पूरा वॉर क्राइम्स वहाँ कर रहा है। तो आपका पानी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका खाना, आपका हवा और आपका दरिया, ये पूरा का पूरा इजराइल 16 साल से बमबारी कर रहे हैं आप। अभी तक 2008 से अभी तक आपने 1.5 लाख पैलेस्टीनियंस को या मार डाला है या उनको इंजर कर दिया है। उसमें से 33,000 बच्चे हैं। तो ये वक्त आ चुका था और 1.5 साल के लिए गाज़ा की आबादी ने अहिंसक आंदोलन की कोशिश की थी। 1.5 साल तक घर टूटने को वो लोग बॉर्डर पर बात करते थे कि ये दीवार तोड़ो, हमको बाहर निकलने दो। कोई दुनिया उनकी सुन नहीं पाई। फाइनली वो अपना संघर्ष करते करते करते, और आज़ादी के संघर्ष में 2 रास्ते, गांधी जी का रास्ता और एक सुभाष चंद्र बोस का रास्ता और नेल्सन मंडेला का रास्ता। नेल्सन मंडेला ने कभी बंदूक का रास्ता छोड़ा नहीं। मैं गांधीवादी आंदोलन का हूँ, मैं मानता हूँ कि हिंसक आंदोलन होना चाहिए और हर आंदोलन को, आज़ादी का आंदोलन को अपना रास्ता तय करने का। क्या इसका मतलब होता है कि हम लोग सिविलियन डेथ्स को या आम लोग को मारे जाते हैं? क्या वो इजराइल ने मारा हो, क्या वो इजराइल ने मारा हो सिविलियंस को, या हमास ने मारा हो सिविलियंस को, हम उसका बोलते हैं। उसके साथ 2 किस्म के आतंकवाद होते हैं। एक तो स्टेट टेरर होता है और इजराइल एक स्टेट टेररिस्ट है। वो खुद गिडियोन लीवाई और मिको पेलेट, जो इजरायली आर्मी के बहुत बड़े जनरल के बेटे हैं, वो बोलते हैं, बहुत सारे यहूदी लिबरल बोलते हैं कि हमारा स्टेट ही आतंकवादी है। ठीक है, तो अभी बात ऐसी है कि जो गाज़ा का जेल बना था वो टूट चुका है, कैदी बाहर निकल चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन है। ये उसी किस्म की घटना है जब 1944 में वॉर्सो, पोलैंड का जो कैपिटल है, वहाँ 4 लाख यहूदी को इसी किस्म से वॉर्सो में बंद करके रखा था नाज़ीज़ ने, और बाद में वहाँ से निकले। वो 4 के 4 लाख लोग को नाज़ीज़ ने मारा। कि इसी किस्म का जेल है कि हम लोग घुटन से नहीं मरने वाले, हम लोग अब ना हमारा खाने का कोई ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, हमारे बच्चे लोग मर रहे, हम लोग संघर्ष करके मरेंगे मगर इज्जत है। ये भी ये लोगों ने चर्चा है। ठीक है, उसके साथ और एक बात है कि जब रूस लड़ गया था जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में, तो लेनिनग्राड को जर्मनी नाज़ीज़ ने घेर दिया था और वहाँ स्टार्वेशन के, आपको लोग भूख से मारेंगे, पानी से मारेंगे, आपके पास कुछ नहीं है। तो आज वो लेनिनग्राड और वो वॉर्सो गेटो दोनों को गाज़ा में दिख रही है। और रियलिटी है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो कॉलोनियल इंपीरियल पावर्स है जिसने एक्चुअली बनाया इजराइल को। और पॉइंट इस के ये लोग यूरोप में जूस को नहीं चाहते थे। जर्मनी, नाज़ी जर्मनी से, हिटलर से बचा जा सकता था। 1938 में एक ईवियन कॉन्फ्रेंस हुई क्योंकि 1933 में हिटलर सत्ता में आ गया था और उसके बाद एक जूस के खिलाफ एक द्वेष चल रहा था। तो 1938 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जो अमेरिका बुलाती है, कॉल्ड ईवियन कॉन्फ्रेंस। 33 मुल्क के लोग, 33 देश आते हैं, सरकारें आती हैं, और उनमें बात होती कि कौन कितने यहूदी को जर्मनी से निकालेगा। कोई खास तैयार नहीं, कोई 5,000 वीज़ा देने के लिए लेता है तो कोई 10,000 वीज़ा देने के लिए लेता है। अगर वो टाइम पे जर्मनी से जूस को बचा कर लेके जाते तो ये हाल जूस के यूरोप में नहीं होते, और बाद में ये पूरी जो क्राइसिस आई यूरोप की, जो पाप है उनके, वो पैलेस्टाइन करेंगे। ये रियलिटी है।
बात ऐसी है कि 1948 में 1947 में भारत पाकिस्तान के धर्म के आधार पर अंग्रेज़ों में बंटवारा किया, फिर 48 में धर्म के आधार पर फिलिस्तीन का बंटवारा किया। ये बुनियादी सब गलत बात थी। और 48 में मतलब यूएन ने जो बनाया इसराइल, मतलब 1917 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश सरकार जारी करती है। जो फॉरेन मिनिस्टर था ब्रिटेन का, वो एक रॉथशील्ड फैमिली को एक लेटर देता है कि हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट विल क्रिएट अ जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। मतलब पैलेस्टाइन किसका राष्ट्र, वो पैलेस्टाइन होता। और ब्रिटेन सौदा कर रही है एक बैंकिंग फैमिली के साथ कि आपने जो हमको पैसे दिए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, अभी हम आपको पूरा राष्ट्र दें। ये सौदा वो टाइम पे यहूदी आबादी फिलिस्तीन की, और वो वहाँ के मूल निवासी थे, जैसे मुस्लिम क्रिश्चियन जो फिलिस्तीन के थे सब मूल निवासी थे। तो 3 से 5% यहूदी आबादी थी, होते होते वो 33% हो गई। और बाद में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 33%, मतलब जो एक कमेटी बैठी थी कि बंटवारा कैसे, तो 33% यहूदी आबादी को आप 56% दे देते हो। इसमें एग्रीकल्चर जो खेती वाली जमीन थी आप उनको वो दे रहे हो, और जो 67% है उनको 44% दे रहे हो। आप उनका देश बांट रहे हो, तो ये तो होना नहीं। अरबों के तरफ, फिलिस्तीनियों की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि देश को बांटो मत, हम लोग एक ही राष्ट्र में रहेंगे, इक्वल राइट्स वाला राष्ट्र होगा, एक वन डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। माना नहीं। होते होते वो इतिहास लंबा है, मगर बाद में फिलिस्तीनियों ने अभी ये मान्यता ले ली है कि जो 2 राष्ट्र है, 2 राष्ट्र की जो 1967 की जो बात है, हम लोग 22% ज़मीन हमारी लेंगे, 78% आपने हमसे ले लिया, 40 में ले लिया 1940 नीचे, हमको 22% ज़मीन दे दी है, वो भी इजराइल देने के लिए तैयार नहीं। और ये जो ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी है, वो रेसिस्ट आइडियोलॉजी है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे यहाँ मनुवाद का प्रॉब्लम है, जैसे ग्लोबल स्तर पे ज़ायनिज़्म का प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, ये ईश्वर ने हमको बनाया, तो लोग तो सब कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़े करके दूसरे लोग को देखते हैं और उनके साथ बर्ताव करते हैं। अभी की परिस्थिति यह है कि 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। जो रशिया बोल रहा है, चाइना बोल रहे हैं, जो मोदी जी को बोलने चाहिए था, बाद में 5 दिन के बाद हमारी सरकार ने बोला कि 2 राष्ट्र का निर्माण हो, ये जंग खत्म हो, सीज फायर हो, गाजा पे जो पाबंदी है वो बंद हो, खाना पीना उनका वापस चालू करो, उनको जो कैद में डाला था वो बंद करो, और फाइनली 2 स्टेट सोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस 242-181-338 है, वो सब अमल में लाओ और 2 राष्ट्र निर्माण करो। ये काम एक हफ्ते के अंदर हो सकता है अगर करना है तो, मगर अमेरिका नहीं होने देगा, इजराइल करेगा नहीं, ब्रिटेन में नहीं करेगा, वो लोग सिर्फ बातचीत करते। मगर चाइना और रूस ने एक पोजीशन ले लिया है कि अभी वेस्टर्न वर्ल्ड फेल हुई है, अभी हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी को जमा करके हम इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन लाओ। एक तो पॉलिटिकल सोल्यूशन लाओ, दूसरा है कि अभी लैंड ऑपरेशन अगर इजराइल ने चालू कर दिया, उसके बाद ईरान, लेबनीज हिजबुल्लाह, जो सेक्युलर फोर्सेज है, जो कम्युनिस्ट फोर्सेज है लेबनान में, जो सीरिया की सरकार है जो सेक्युलर है, जो इराक है, ये सबके सब पैलेस्टाइन को बचा नहीं है, क्योंकि वो भी उनके आंखों के सामने ये नहीं देखने वाले कि फिलिस्तीनी मासूम लोग मारे गए। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है। अफगानिस्तान के बाद या अमेरिका भागा, सीरिया में हो गया, उसने देश को बर्बाद किया, मगर उसको कब्जा नहीं कर पाया। सीरिया में अमेरिका हारा, और यूक्रेन में तो हारा ही हारा रशिया के साथ। तो अभी बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का बदल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो, मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में हो, या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हो, या मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड भी डिक्लाइन कर रहा है कि ग्लोबल साउथ अभी आगे बढ़ रहा है। मतलब पूरा पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर, मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। यूक्रेन की हार हो गई है अमेरिका की, वहाँ से छोड़कर अभी वो लोग यहाँ वेस्ट एशिया में और बर्बादी फैला, मगर उनकी पूरी गिनती नाकामयाब रहेगी। क्योंकि अभी जो इस इलाके में जो फोर्सेज है, चाहे वो फिलिस्तीनी आज़ादी के आंदोलन हो, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, यमन हो, ये फोर्सेज अभी तैयार हो चुके हैं और वो इजराइल को आराम से हरा सकते हैं। क्योंकि इजराइल 3 जंग हार चुकी है, सन 2000 में, सन 2005 में, सन 2006 में, सब जगह इजराइल जंग हार चुकी है। ओके, तो मिलिट्री पावर करके इजराइल खत्म हो चुका है। मैन टू मैन, सोल्जर टू सोल्जर, ज़मीन की जंग तो वो लड़ेगा, इसलिए हवाई से बहुत सारी बर्बादी करेगा, मगर ज़मीन की जंग में तो पूरा फेल हो चुका है। इसलिए अमेरिका की वॉरशिप्स आ चुकी है, ब्रिटेन की वॉरशिप्स आ चुकी है कि अगर दूसरे मुल्क आए तो हम हैं तो, और अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया तो अमेरिका के जितने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उस इलाके में सबको उड़ा दिया। तो हम लोग खड़े हैं वर्ल्ड वॉर 3 के कतार पे। क्योंकि इसमें और एक मुद्दा है अलक्सा मस्जिद का, कि अलक्सा मस्जिद पे इन्होंने क्लियर कर बोला है, जो कट्टर यहूदी तबका है, कि अलक्सा मस्जिद को तोड़ेंगे, टेम्पल हॉल में हम लोग बनाने वाले हैं। अगर मस्जिद तोड़ी गई तो वर्ल्ड वॉर 3 निश्चित है। इसलिए भारत में जो लोग जो हमारा इतिहास रहा है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स का और अमन और अहिंसा का,
अभी ज़रूरत है कि भारत के लोग सड़कों पे बड़े पैमाने पर आए और इजराइल और अमेरिका का विरोध करे, फिलिस्तीन का साथ दे, और अगर एक बड़ा पब्लिक ओपिनियन दुनिया में बनता है कि करोड़ लोग सड़कों पर आने लगे